गुड टॉक्स के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वाले वीडियो में हम लोग इस पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे होंगे जो इस वीडियो को आधे में ही छोड़ देंगे, तो आधे में मत छोड़िएगा। इस पेपर का एक एक क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ये वीडियो पूरा देखना है, तो आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आ जाएंगे। ये सेट आपको सीबीएसई की ऑफिशियल साइट में मिलेगा, जो पिछले साल आ चुका है। आप इस सेट का नाम भी देख सकते हैं, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो में आए तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके दिमाग में ज़रूर कुछ वैल्यू एडिशन करेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है मोड फाइंड करना है। हमको क्लास इंटरवल दिया गया है और फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। तो मोड का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लोग मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस FO माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। तो ये होता है हमारा मोड का फॉर्मूला। अब बात आती है F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, H क्या होता है और L क्या होता है। तो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी ये होती है F1। इसके जस्ट ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी होती है F0। इसके जस्ट नीचे वाली फ्रिक्वेंसी होती है F2। F1 के सामने वाला जो मॉडल क्लास होता है, इसको हम लोग मॉडल क्लास बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको जानना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडल क्लास। तो ये होता है मॉडल क्लास। इसमें जो छोटी वाली यूनिट होती है, यानी ये 40, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। और जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, H। तो ये होता है पूरा केस। अब आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम आपको करके बता देते हैं। तो इसमें ये F1 F0 F2 आपको पता चल गया। ये हो गया हमारा L और H हो गया हमारा 10, क्योंकि 10 कैसे आया, 50 माइनस 40 करके। इसको इधर पुट करते हैं इसकी वैल्यू को। तो L है 40, F1 है 17 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 17 34 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। आप लोग समझदार बच्चे, आप लोग कर लेंगे, हमें पता है। 12 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय H यानी कि 10। 40 प्लस ये ऊपर बना क्या 15, नहीं 5, नीचे बना 16 16 16 18 और मल्टीप्लाई में 10 चल ही रहा है। तो ये हुआ 40 प्लस 50 अपॉन 18। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो अगर इसमें से हम लोग कॉमन ले लें, 10 कॉमन ले रहे, ठीक है, या फिर डिवाइड कर ले रहे। 18 का डिवाइड अगर 50 में करेंगे तो कितना आएगा, 36। 36 उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है 36 के बाद 18 बन जाए 18, 18 टू जा 36, 18 3 जा 54, तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 40.2 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है। 14 फिर जाके आगे कुछ बनेगा 19, ठीक है, कुछ यहाँ पे बनेगा 7 के आसपास, ठीक है। तो ये बन जाएगा 42.7, इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो ये था पहला क्वेश्चन का, आपके पास आइडिया आ गया है। लिखना कैसे है, लिखना आपको देख लीजिए। लिखने का तरीका क्या होगा, आपको ये चार्ट बिल्कुल क्लियर बनाना है। उसके बाद सेपरेटली सबको मेंशन करना है, F0 F1 F2 और L और H। वैसे तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया, पहला ही पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है और आपको आंसर बिल्कुल क्लियरली निकाल देना है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है टू कोसेंट्रिक सर्किल्स। कोसेंट्रिक सर्किल्स का मतलब होता है वो सर्किल जो एक ही सेंटर से बने हो। तो एक ये और इसी सेंटर से बना हुआ दूसरा सर्किल, ठीक है, ये हो गया कोसेंट्रिक सर्किल, ठीक है। क्या बोल रहा है इसके बारे में, बोल रहा है एक का रेडियस है 4, तो हमने मान लिया बड़े वाले का हो गया 4, और एक का रेडियस है 3, तो इसका रेडियस हो गया 3, ठीक है। बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। तो देखिए कॉर्ड क्या होती है, सर्किल के अंदर वाली एक लाइन, ये होती है कॉर्ड, और छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट है। तो हम आपको बता देते हैं सर्किल के अंदर जो लाइन होती है ये, इसको बोलते हैं कॉर्ड, और अगर सर्किल को टच करके कोई लाइन जाती है तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। तो बोल रहा है इसकी लेंथ पता लगानी है, इसकी लेंथ पता लगानी है हमको ए से लेके बी पॉइंट तक की। और हमारे पास ये डेटा दिया गया है कि छोटे वाले की जो रेडियस है वो इतनी है और जो बड़े वाले के है वो कुछ है, ठीक है। तो इसको पता लगाना बहुत ही ईजी है। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन।
तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, इसको इससे ज्वाइन कर लीजिए और इसको इससे ज्वाइन कर लीजिए और इस सेंटर को नाम दे दीजिए ओ और इस वाले को नाम दे दीजिए पी। तो अब अगर हम लोग देखें इन ट्रायंगल ए ओ पी, तो जब आपने सर्किल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी उसमें एक प्रॉपर्टी थी कि ये जो टेंजेंट होती है, ये जो रेडियस होता है इसके साथ जब टच होती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये क्या होते हैं, राइट एंगल्स होते हैं। क्या प्रॉपर्टी है फिर से देख लीजिए, सर्किल जो होता है इसकी जो टेंजेंट होती है जब इसमें रेडियस टच कराई जाती है सेंटर से तो ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो जो ट्रायंगल ए ओ पी होंगे वो क्या होंगे, वो 90 वो राइट एंगल होंगे, राइट एंगल राइट एंगल होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल कहाँ पे है, एंगल पी जो है वो राइट एंगल है, ठीक है। तो देखो अब जो ए ओ का स्क्वायर होगा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना आप लोगों ने, ए ओ का स्क्वायर जो होगा वो ओ पी का स्क्वायर होगा और वो किसका होगा, ए पी का स्क्वायर के बराबर होगा। ए ओ का स्क्वायर देखो बड़े वाले की रेडियस है ए ओ, सेंटर से लेके उसके आर्क को टच कर रही है तो बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी है, 4 का स्क्वायर। ओ पी जो है वो क्या है, छोटे वाले सर्किल की रेडियस है यानी कि 3 का स्क्वायर। और ए पी तो पता नहीं कितना होगा, ये तो पता लगाना है। तो ये हो गया 16, ये हो गया 9 और ए पी हमारा कुछ अभी निकल कर आएगा। तो 16 9 इधर आ गया, कितना हो गया 7 और ए पी बराबर हो गया √7। तो अब देखो ए पी पता चल गया, सिमिलरली इधर भी निकालेंगे तो इधर भी √7 आएगा। तो ए बी बराबर 2AP यानी कि ए बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2√7। ये हो गया हमारा ए बी की वैल्यू। और ये लिखना मत भूलिएगा जो अभी हम लिखने जा रहे हैं सेंटीमीटर। तो एक बार फिर से रिकैप करा देते हैं इस क्वेश्चन का। इसमें बोल रहा है आपको लेंथ पता लगानी है कॉर्ड की। तो कॉर्ड क्या होती है, यहाँ पे इस सर्किल में आप लोग देखिए ये जो ए बी है वो सर्किल के अंदर कॉर्ड है। जो छोटे वाले सर्किल के लिए क्या है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट क्या होती है, टच कर रही है मतलब टेंजेंट है। तो टेंजेंट क्या होती है, जो उसको टच करते हुए जाती है सर्किल को, ये देखिए। और इस पर रेडियस हम लोगों ने इधर पकड़ाया इसको, रेडियस को। और ये एंगल जो हो गया वो 90 डिग्री का हो गया, जो ओ पी ए एंगल है। देखिए ये जो वीडियो बन रही है ना, ये आपको सिखाने के पर्पज़ से नहीं है, ये आपका पेपर सॉल्व कराने के पर्पज़ से। आपने, हमें लगता है कि सर्किल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप बताइए, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो लाइक कर दें। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 नंबर ऑफ ए पी। तो आपको बता दें ए पी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन नंबर इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। अब a इधर क्या होता है, a होता है इधर फर्स्ट टर्म इसका क्या है -30 डिग्री -30। और n क्या होता है, n होता है कितने नंबर तक टर्म निकालना है, तो 30 नंबर तक निकालना है। और d क्या होता है, d होता है डिफरेंस निकालने के लिए इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से माइनस कर देते हैं। तो -24 को जब हम लोग माइनस करेंगे -30 से, तो ये निकल कर कितना आ जाएगा -24 और ये माइनस प्लस 30 हो जाएंगे, यानी कि निकल कर आएगा 6। तो d की वैल्यू निकल कर आ गई 6। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करते जाते हैं। तो 30/2 अपॉन 2 इंटू -30 प्लस 30 -1 और d की जगह क्या है 6। तो यानी कि ये हो गया 15, अंदर हो गया -60 और प्लस 29 इंटू डी, 29 इंटू 6 करके देख लेते किनारे। 29 इंटू 6 ये हो गया 54 5 12 17, ये हो गया 174, ठीक है। तो 15 इंटू इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 174 -60, ये हो गया 4, ये हो गया 11, तो ये हो गया 114 और 15 इंटू 114, 15 4 60, 6 कैरी 15 बन जा 15, 21 2 कैरी 15 बन जा 15 2 17। तो ये आ गया इसका आंसर, यानी कि इसके 30 टर्म को जोड़ने पर जो डिजिट मिलेगी वो क्या है, वो है ये। तो अब आप लोग देखिए, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ उन बच्चों को जो एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए सम निकालना था एपी का। एपी क्या होती है, एक सीरीज़ होती है जिसमें जैसे 2 4 6 8 ये एपी है, लेकिन 2 3
फिर 9। देखिए एपी का एक सीक्वेंस होता है कि उसके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। इसमें देखिए डिफरेंस सेम नहीं है, इनके बीच का डिफरेंस 1 है और इनके डिफरेंस 6 है। इसमें देखिए डिफरेंस सेम है 6 का, तो ये एक एपी है। अब हमको 30 टर्म तक निकालनी है, तो एन वो होता है जितने टर्म दिए जाते हैं, जैसे इसमें 30 टर्म दिए गए। उसके बाद हम लोगों को ये पता लगाना है कि ए क्या है। ए होता है पहला टर्म, यानी ये डी हम लोगों ने पता लगा लिया और आंसर आ गया। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है एपी का, अर्थमेटिक प्रोविजन। इसमें एस एन का फॉर्मूला हमको दिया गया और एपी फाइंड करनी है। तो देखिए एपी पहली बात तो होती ही है, इसका जो जनरल टर्म होता है वो होता है ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी और तीसरा टर्म ए प्लस 2d, और फिर ऐसे ही एपी चलती चली जाती है, ए प्लस 3d ए प्लस 4d करके। ए जो होता है वो होता है पहला टर्म, और ए प्लस डी मतलब कि डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करते जाने पे हमको दूसरा टर्म मिल जाता है। जैसे 2 3 4, अगर ये एक एपी है तो ए ये है और जो डी है वो 1 है, तो 1 ऐड करते जाएंगे तो फिर 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा। तो बात आ रही है ये अगर सम का फॉर्मूला है। सम क्या होता है कि पूरी एपी को ऐड करने पे जो भी नंबर निकल कर आता है वो होता है सम का फॉर्मूला। जैसे अगर हम लोगों ने डाल दिया S2 का फॉर्मूला निकालो, तो जो भी शुरुआत के 2 नंबर हैं उनको ऐड करने पे जो आ रहा होगा वो होगा S2 की वैल्यू। जैसे इन दोनों को ऐड करने में 5 आ रहा है तो S2 की वैल्यू 5 हो जाएगी। और S1 क्या होता है, S1 होता है वही पहला नंबर, क्योंकि पहले नंबर को तो किसी से ऐड नहीं कर रहे तो वही नंबर आ जाता है। तो सबसे पहले तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके जो क्वेश्चन में दिया गया हम लोग S1 निकालेंगे। तो n की जगह 1 रखेंगे, 4 × 1 और फिर +1 करेंगे तो जो S1 की वैल्यू है वो आ जाएगी 4 + 1 5। ऐसे ही हमारा एपी का पहला टर्म तो आ गया, ए तो हमको पता चल गया। अब हमको निकालना है S2। S2 का क्या मतलब है कि पहला टर्म और दूसरे टर्म को ऐड करके कितना मिल रहा है, तो देखते हैं क्या मिल रहा है। S1 है 2, 4 × 2 + 1, यानी कि इसका कितना आंसर आया, 8 9 18। S2 की वैल्यू आई 18। अब ये दूसरा टर्म नहीं है, ये पहले टर्म और दूसरे टर्म को ऐड करके जो भी आ रहा है वो है 18। इसका मतलब हम लोगों का a + d निकल कर आया है, और ये हम लोगों का 5 जो था वो a निकल कर आया था। तो इससे हम लोग d की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम लोग a + d में से माइनस कर दें a, तो हमारी d की वैल्यू निकल आएगी। तो a + d की वैल्यू कितनी आई थी 18, और a की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो d की वैल्यू कितनी निकल आएगी, d की वैल्यू निकल आएगी 13। तो जो हमारी एपी होगी वो क्या होती जाएगी, पहला टर्म तो 5 होगा, दूसरा 13 को प्लस किया 18, उसके बाद फिर 13 को प्लस किया 31, और ऐसे करके करते करते पूरा एपी हमारा चलता चला जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करके एक बार और समझ लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोगों को कोन की हाइट दे रखी है 28 सेंटीमीटर, और कोन का रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। कोन आपको पता होगा कुछ ऐसा दिखता है, ये इसकी हाइट होती है और यहाँ पे इसका रेडियस होता है। वहीं पे इस कोन को पिघला के एक स्फेयर बनाया जा रहा है, और स्फेयर के बारे में हम लोगों को कुछ नहीं दिया गया है, ऊपर से हम लोगों से रेडियस और पूछ ली गई है स्फेयर की। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जब भी ये एक तरीके के शेप को पिघला के दूसरा शेप बनाया जाता है तो दोनों की वॉल्यूम सेम हो जाती है। तो यहाँ पे कोन की वॉल्यूम जो होगी वो बराबर होगी स्फेयर की वॉल्यूम के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो कोन की वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई r² h, और वहीं पे स्फेयर की वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई r³। देखिए इसका क्या फार्मूला होता है 1/3 पाई r² h, और इसका होता है 4/3 पाई r³। दोनों का r इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे कोन का r हो सकता है कुछ डिफरेंट हो और स्फेयर का r कुछ डिफरेंट हो। ठीक है, अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, बचा क्या r की वैल्यू क्या है 7, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख लिया, और h क्या है 28। इधर क्या बचा 4, और ये हमको r निकालना है क्योंकि स्फेयर का रेडियस तो पता नहीं है। 4 से 28 कैंसिल हो गया 7, तो 7 7 7 और r³, मतलब r की वैल्यू क्या आ गई 7। तो इसका मतलब जो स्फेयर का रेडियस है वो कितना है, स्फेयर का जो रेडियस है वो है 7, क्या दिया गया था सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसमें हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लोगों को m की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमको दिया क्या गया है, हमको दिया गया है ये इक्वेशन। तो ये भी दिया गया है कि ये जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं और रियल भी हैं। तो जब रूट्स इक्वल और रियल हो तो b² - 4ac बराबर होता है 0।
इधर हमारे लिए ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ अगर इसको हम लोग कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए की जगह हम लोगों को मिल रहा है m-1, बी की जगह मिल रहा है 2m-1 और सी की जगह मिल रहा है 1। कैलकुलेट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि 2m-1 का स्क्वायर इंटू -4, a है m-1 और c है 1। देखिए 2 का स्क्वायर 4, और इधर जब स्क्वायर करेंगे ब्रैकेट के अंदर क्या जगह, एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2mn, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप सबको पता होगा। -4 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 का किसी में मल्टीप्लाई वही नंबर हो जाता है, -4 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे आएगा -4m और माइनस माइनस प्लस होके 4m, ये हो जाएगा प्लस 4m स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई 4 का तो 4 और -8m -4m प्लस 4, ये सब किसके बराबर चल रहा है, 0 के बराबर चल रहा है। ठीक है, आगे इधर सॉल्व कर देते हैं। तो जब इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, पहले तो ऐड करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर -12m सॉरी प्लस 8 बराबर 0। 4 जब कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0। फिर ये m स्क्वायर के जब फैक्टर बनेंगे तो ये आएगा 2m माइनस m प्लस 2 बराबर 0। m इधर रख लेंगे, अंदर बचेगा m माइनस 2, -1 इधर रख लेंगे तो बचेगा m माइनस 2। इससे m माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा अंदर ये m की वैल्यू आएगी 2 और m की वैल्यू आएगी 1। अरे सर 2 आंसर आ गए। देखो बेटा, इसमें से 1 वाले को नहीं लेंगे, 2 वाले को लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 1 को m की जगह रख देंगे तो इक्वेशन तो ये बन जाएगी 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर, और जब 1 माइनस 1 हो गया तो 0 एक्स स्क्वायर, तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रैंक 2 होनी चाहिए, और अगर हम लोग m की जगह 1 ले लेंगे तो उसकी रैंक 2 हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा और सिर्फ 1 बच जाएगा पूरी इक्वेशन में। तो इसीलिए हम लोग 2 को नहीं, 1 को नहीं लेंगे। ठीक है, 2 को लेंगे। अगर 2 रखेंगे हम लोग m की जगह तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही रहेगी। 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर उधर हो जाएगा प्लस 2x और प्लस 1, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग x की जगह 1, m की जगह 1 रख देंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी 1 माइनस 1, ये आपको समझाने के लिए है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस 1, ये भी 0 हो जाएगा, x प्लस 1, तो ये 0 0, ये वाले पूरी चीज़ 0, ये वाली पूरी चीज़ 0 और 1 ही बचेगा। नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। फिर से बता देते हैं, मेन हाईलाइट पॉइंट था ये कि जब दो रूट्स इक्वल और रियल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac उनका जो डिस्क्रिमिनेशन डी होता है, ठीक है, वो 0 के इक्वल होता है। हम लोगों ने डी कैलकुलेट करके पूरी इक्वेशन बनाई, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके फैक्टर बनाए, फैक्टर निकाल के हम लोगों ने आंसर निकाले, और आंसर निकालने के बाद हमने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसके हमको फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। √3x² इंटू 7 √3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 इंटू 3 इंटू x², यानी कि 21x²। तो इसको कुछ ऐसा बताना है कि ये 21x² बन जाए। इसको करते हैं √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 √3, इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा √3x प्लस 7, और इधर से क्या कॉमन आ जाएगा, इधर से कॉमन आ जाएगा √3, तो इधर बचेगा √3x प्लस 7। देखिए √3 इंटू √3 3 होता है, इसीलिए यहाँ से √3 कॉमन लिया गया, सेम ऐसा बनाना है। अब ये दोनों में आ रहे हैं तो कॉमन हो जाएंगे पूरे से, √3x प्लस 7 और x प्लस √3, सब कुछ 0 के बराबर ही चल रहा है क्वेश्चन में क्योंकि दिया गया है। तो देखिए √3x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर -7 अपॉन √3, एक तो ये हमारा आ गया आंसर, और एक x बराबर -√3। यहाँ पे देखिए x बराबर √3 इज इक्वल टू 0, ये भी हो जाएगा,
और फिर √3 उधर जाएगा तो ये माइनस का √3 हो जाएगा। आई होगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद है कि रोहन की द प्रोडक्ट ऑफ रोहन एज इन 5 years ago and his age 7 years from now is one more than twice his present age. फाइंड इज प्रेजेंट एज। तो जो भी चीज़ ऐसी क्वेश्चन में फाइंड करनी होती है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो हम लोगों ने प्रेजेंट एक्स मान ली। अब बोल रहा है रोहन की 5 साल की पहले की उम्र, तो अभी अगर एक्स है तो 5 साल पहले क्या होगी, एक्स माइनस 5, ये होगी 5 साल पहले की। तो इधर लिख दीजिए 5 year ago, 5 year ago। और 7 साल बाद वाली उम्र यानी कि 7 + x, मतलब फ्यूचर वाली उम्र तो प्लस हो जाएगी ना, ये हो जाएगा 7 year from now। इनका जो प्रोडक्ट है तो इनका प्रोडक्ट करा देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, रोहन की अभी की एज से ट्वाइस से 1 ज़्यादा है, तो इक्वल कराने के लिए इसमें +1 कर देते हैं। देखिए क्या है कि रोहन की 5 साल पुरानी उम्र और रोहन की 7 साल बाद जो उम्र होगी, जैसे रोहन की एज अभी 10 है तो 5 साल पहले की उम्र हुई 5 और 7 साल बाद की हुई 17, तो 5 और 17 का मल्टीप्लाई जो है वो 10 का 2 टाइम्स होके +1 है। ठीक है, समझ में आई बात। देखिए जब आंसर आ जाएगा तब समझ में आ जाएगी, अगर अभी नहीं आई तो। इसको सॉल्व करते हैं। x² + 7x - 5x - 35 = 2x + 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया x² + 2x और -35, और ये क्या हो गया 2x + 1। 2x से 2x कैंसिल, x² बराबर कितना आ गया 36 और x बराबर कितना आ गया 6। यानी रोहन की एज कितनी है अभी 6। अब देखो क्या बात हुई, रोहन की एज अभी 6 निकल कर आ गई, 5 साल पहले इसकी एज कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, 1 × बाय इसकी जो 7 साल बाद की एज है, तो 7 साल बाद इसकी कितनी एज होगी 13 होगी। ये 13 जो है, ये जो 13 है वो इसके डबल का एक ज़्यादा है, यानी कि 12 का एक ज़्यादा है। यही हम लोगों ने इक्वेशन में लिखा था। ठीक है, आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। देखो ये चीज़ एक ज़्यादा थी, ठीक है, तो इसमें अगर एक प्लस कर दोगे तो ये एक और ज़्यादा हो जाएगी। बराबर करने के लिए हमने क्या किया, इधर ना प्लस करके इधर किया। ये बात याद रखिएगा, बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। जब आपको बोला गया कि हम तुमसे 5 साल बड़े हैं, तो मेरी एज में 5 साल थोड़ी ना प्लस करोगे, नहीं तो हम 5 साल और बड़े हो जाएंगे। आप अपनी एज में प्लस करोगे ना 5 साल, तभी तो हम दोनों बराबर होंगे। तो आपको समझ में आ गई ये बात? नहीं समझ में आई तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा, लेकिन प्लीज़ इसको करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, मतलब एक साइड पे बिल्डिंग है और एक साइड पे टावर है, ऐसा कुछ फिगर बनेगा इसका, बहुत ध्यान समझिएगा। तो जब हम लोग ये हम लोग मान लेते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है हमारी, इसको हम लोग बिल्डिंग मान लेते हैं, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और ये टावर है, मतलब टावर के फुट से, मतलब यहाँ से जब बिल्डिंग देखते हैं तो 30 डिग्री एंगल बनता है, और जब बिल्डिंग के फुट से टावर देखते हैं तो हमारा एंगल 60 डिग्री बनता है। बोला जा रहा है हाइट जो दी गई है टावर की वो है 50, तो आपको बिल्डिंग की हाइट पता लगानी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक बार अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल में देखें, ठीक है, नाम अगर दे दें तो ABC ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AB एंड C, तो क्या होगा 10 60 10 60, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 50, बेस क्या है पता नहीं, तो वो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 बराबर 50 अपॉन B, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन √3। ये आ गई हमारी बेस की वैल्यू, कि बेस जो है वो है 50 अपॉन √3। अब जो दूसरा वाला ट्रायंगल है, मान लेते ये पॉइंट है D इन ट्रायंगल BCD। ठीक है, 10 30 की जो वैल्यू है वो कितनी है, P अपॉन B इज इक्वल टू P पता नहीं है, यही तो निकालना है, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, और B कितना है 30 √3, तो
इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1/√3। तो 1/√3 इंटू 50/√3, क्योंकि ये उधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर आ जाएगा ना, और हमारा जो भी हमको चाहिए परपेंडिकुलर वो निकल आएगा। तो इसका मतलब ये क्या निकलेगा, 50/3 ये निकलेगी बिल्डिंग की हाइट। तो आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, 118 पॉइंट समथिंग निकलेगी। ठीक है, ये निकलेगी बिल्डिंग की हाइट। तो फिर से हम आपको बता देते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में है कि ये जो टावर है इसके जब फुट से देखा जा रहा है बिल्डिंग को, ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। बिल्डिंग की हाइट पता लगानी, बिल्डिंग के फुट से टावर देखा जा रहा है जो 50 मीटर का है, तो उसकी हाइट पता लगानी। पहले इस ट्रायंगल में हम लोगों ने टावर की हाइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस से बेस निकाला, इसको 60 मान के, और फिर इस वाले एंगल में हमको बेस पता चल गया था, परपेंडिकुलर निकाला सेम तरीके से। आंसर हमारा आ गया 18 पॉइंट समथिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा। आंसर आप लोग मीटर जरूर लगाइएगा, लैंग्वेज जरूर लिखिएगा, आपके पेपर में लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको यहाँ पे सिर्फ आइडियाज़ दिए जा रहे हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ब्रिज, हम लोग एक ब्रिज पे खड़े हैं, ठीक है। एंगल ऑफ डिस्प्रेशन, तो एक नदी बह रही है, ये मान लेते हैं ये नदी है, ठीक है। तो हम लोग एक बार एक कोने को देखते हैं और एक बार दूसरे कोने को देखते हैं। तो एक बार जब एक कोने को देखते हैं तो वो हमको दिखता है 30 डिग्री का, और वहीं पे हम लोग जब दूसरे कोने को देखते हैं तो वो हम लोगों को दिखता है 45 डिग्री में। पूछा जा रहा है इस नदी की जो चौड़ाई है वो कितनी होगी अगर हम लोग 3 मीटर ऊपर खड़े हैं। तो ये तो हमारी हाइट हो गई 3 मीटर। ये वाली डिस्टेंस हम लोगों से पूछी जा रही है। देखिए अल्टरनेट एंगल, ये 30 डिग्री, तो ये वाला 30 डिग्री और ये वाला 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिस्प्रेशन ऊपर से नीचे देखने पे बनता है। सिंपल क्वेश्चन है। पहले इस वाले ट्रायंगल में नाम दे देते हैं, ए बी सी ट्रायंगल में देखते हैं 1045 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3 अपॉन ये डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं कुछ है ये, ठीक है। अभी निकल कर आ जाएगी, इसको भी हम लोग बी मान लेते हैं, बी। और 1045 की वैल्यू 1 होती है, 3, तो जो बी की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई, वो निकल कर आई 3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 3। अब बात कर लेते हैं बगल वाले पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में, यानी कि इसको अगर ओ पॉइंट मान लो तो हम बात करें ए बी ओ ट्रायंगल की। इसमें 1030 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पहली वाली इक्वेशन से हम लोगों ने बेस, देखो बेस इसके लिए था बी और इसके लिए है एक्स, तो पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो बेस होगा जो पूरी बी ओ लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी 3 + x, यानी कि 1030 की वैल्यू √3 और p हमारे पास है 3 और बेस हमारा हो गया कितना x + 3। तो इधर से हम लोगों को x की वैल्यू निकल आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, x + 3, ये आ गया 3√3, x बराबर 3√3 - 3, कॉमन ले लेंगे 3√3 - 3, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी मीटर में। तो ऐसे होगा ये वाला क्वेश्चन। √3 की वैल्यू अगर नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, 1.732, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको फास्ट लग रहा है, आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। उन बच्चों के लिए जो रिवीजन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि पेपर सॉल्व कैसे किया जाता है, कैसे अगर उनको कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आइडिया चाहिए कैसा लेवल है क्या है, ये उनके लिए वीडियो है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम लोगों को मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसके सेंटर वैल्यू को फाइंड करना होगा। कैसे होगा, जैसे ये लिखा हुआ है 100 + 120, इसका डिवाइड कर दें हम लोग 2 से तो ये हो जाएगा 220/2, यानी कि 110। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 130, यहाँ पे 150, यहाँ पे 170 और यहाँ पे 190। अब निकाल ले क्या इनका, मतलब फ्रिक्वेंसी का और इनका जो भी टर्म्स हैं रुपीज़ हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसको और इसको अब हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, करते हैं। 880, 390, ये कितना हो जाएगा 1200,
1200, ये हो जाएगा 0 36 42 4 कैरी। अब क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स, ये तो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें हम लोग नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के लिए ले रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय कितने हैं, 8 3 11 11 19 19 25 30, और इसको ऐड करने पे कितना आएगा 0 0 0 0 0, ये हो जाएगा 17 17 और 2 हो जाएंगे 19 19 और 5 हो जाएंगे 24 4 2 कैरी। 10 10 में 3 ऐड किए 13 13 में 12 ऐड किए तो 13 में 12 ऐड किए 25 25 में 30 ऐड किए तो 25 में 10 ऐड किए तो 35 35 में 4 ऐड किए तो 35 में 9 ऐड किए तो 41 44। फिर से देख लेते हैं, कैरी कितना आया था 17 19 2 10 10 13 13 में 12 ऐड किए तो 25 25 में 10 ऐड किए तो 35 35 में 9 ऐड किए तो 44। तो ये आ गया। ओके, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। बस मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा एफ एक्स इंटू सिग्मा एफ करते हैं, वही फार्मूला लगा देंगे, 4 4 4 0 अपॉन 3, तो इसका इसमें डिवाइड तो 1, 12 आता है 4 टाइम्स में, 24 आता है 8 टाइम्स में और 0, ये आ गया इसका मीन। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो इसको आपको सेंट्रल वैल्यू इसकी निकालनी है, जो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी। ये क्वेश्चन तो सिंपल था, कई बार पॉइंट में भी आती। फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, और उसके बाद उनको ऐड करेंगे। देखिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे और उसके बाद इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे जो भी ऐड करने पर आएगा उसको इसको सबको डिवाइड करके हमारा जो मीन है वो निकल आएगा। क्लियर? डाउट होगा तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को m की वैल्यू फाइंड करनी है। ये डेटा हमको दिया गया, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है, m की वैल्यू फाइंड करनी है और मीडियन दिया गया है 33। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है l प्लस n/2 माइनस सी अपॉन h अपॉन एफ। देख लेते हैं ये सारे टर्म क्या होते हैं। उससे पहले लेकिन हम लोगों को सी एफ फाइंड करना था, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो 17, फिर 17 में 35 ऐड किए तो ये बनेगा 52, फिर 52 में 40 ऐड किए तो ये बनेगा 92, 92 में 18 ऐड किए तो ये बनेगा 110, 110 में m ऐड किया तो 110 प्लस m, और 110 प्लस m में 2 ऐड किया तो 112 प्लस m। ये आ गया इधर n की वैल्यू 112 प्लस m। अब बात आती है ये सब क्या होता है। तो देखिए f होता है यहाँ पे जो भी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, तो ये 40 है तो ये हो गया क्या, f। ओके, फिर h होता है इनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस चल रहा था, 0 से 15, 15 का डिफरेंस, 15 से 30, 15 का डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद l होता है ये जो मॉडल क्लास है, मतलब जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसके सामने इसको मॉडल क्लास बोलते हैं, इसमें जो छोटा वैल्यू होता है, जैसे इधर 30 है तो ये हो जाता है l। और उसके बाद आता है c, क्या होता है, तो जो भी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है उसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसको बोलते हैं हम लोग c। ये हो गया 52। बस अब वैल्यू में रखिए, मीडियन हमको दिया गया है 33 क्वेश्चन में, l 30 प्लस 112 प्लस m/2 माइनस 52, h कितना दिया गया है, h है 15 अपॉन f है 40। तो ये हो जाएगा, ये इधर आएगा, माइनस कर देंगे इसको 3, 112 प्लस m माइनस 104 अपॉन 2 इंटू ये कट चुका है कितना 3, और ये कितने बार में, 8 बार में, 3 अपॉन 8। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में कराने से बढ़िया है कि इसको इधर सीधा सीधे काट दिया जाए। तो अगर इसको इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 3 से 3 कैंसिल, और इधर 1 बचेगा तो 1 इंटू 8 16, 16 इधर चला जाएगा, बचेगा 16 इज इक्वल टू 112 प्लस m माइनस 104। तो 16 और 112 में से 104 गए तो बचा कितना 8 प्लस m, फिर m बराबर 16 में से उधर गया, ये हो गया 8।
ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स पे आ जाए। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने, इसमें हम लोगों को बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें हम लोगों को रेडियस फाइंड करनी है इस सर्किल की। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये क्वेश्चन है क्या। आपको इसमें सर्किल की एक प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए, वो भी हम बता देंगे आपको इसी क्वेश्चन में। ये जैसे सर्किल है तो इसकी रेडियस क्या होगी, ये होगी, और ये भी रेडियस ही होगी। तो जो हमारा टेंजेंट है, जब उस पे सेंटर से, टेंजेंट क्या होता है, जो सर्किल को टच करके निकले वो टेंजेंट होता है। और जब सर्किल के सेंटर से रेडियस इस पर टच करती है तो ये 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री का होगा एंगल, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का है ही, तो बचा हुआ ये भी 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब अगर हम इसको ओ पॉइंट देते हैं और इन पॉइंट को नाम देते हैं पी क्यू, और इधर भी एक पॉइंट को नाम दे देते हैं आर, तो जो हमारा फिगर में समझ में आ रहा है वो पी ओ बी क्यू जो है वो हमारा स्क्वायर समझ में आ रहा है, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस भी बराबर होंगी, दोनों रेडियस है, और जब ये दोनों बराबर होंगी तो ये वाली भी दोनों भी बराबर होंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। अब हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक प्रॉपर्टी आपने सुनी होगी कि अगर ये टेंजेंट, जैसे कि ये है टेंजेंट, टच करते हुए एक ही सर्किल को जा रही है और एक ही पॉइंट से निकल रही है, तो ये जहाँ पे भी टच करी होगी ये दोनों पॉइंट सेम होंगे, जो पी ओ होगा और जो ओ क्यू होगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपने प्रॉपर्टी सुन रखी होगी। ए बी दिया गया है 12 और बी सी दिया गया है 5। तो इन ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, एंगल बी 90 डिग्री का है, ए बी सी। तो ए सी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 169, और ये हो जाएगा 13, क्योंकि ए सी स्क्वायर बराबर आया था तो ए सी बराबर इसका रूट क्या होता है 13। अब हम लोग मान लेते हैं ये वाली जो डिस्टेंस दी गई है पी से बी तक की, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो जो ए बी है वो पूरा 12 है, लेकिन ए बी दो पॉइंट से मिलकर बना है, ए पी प्लस पी बी से 12 बना है। ठीक है, और यहाँ पे पी बी को हम लोगों ने एक्स मान लिया है, तो ए पी क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा, ए पी क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स। जितना होगा ए पी उतना ही क्या हो जाएगा ए आर। सही बात है कि नहीं सही बात है, देखिए आपको प्रॉपर्टी वाली हम बता चुके हैं, इसी प्रॉपर्टी के रूल से ए आर भी क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स। जितना पी बी है उतना ही कितना हो जाएगा बी क्यू, ये भी सेम प्रॉपर्टी है, तो पी बी बी क्यू दोनों हो जाएंगे एक्स। वहीं जो सी क्यू है वो कितना हो जाएगा, सी क्यू हो जाएगा सी बी माइनस बी क्यू, यानी कि सी बी कितना दिया गया है, सी बी हम लोगों को दिया गया है 5 माइनस एक्स, है ना। तो हमारा सी क्यू कितना हो जाएगा, सी क्यू हमारा आ जाएगा 5 माइनस एक्स। जितना हमारा सी क्यू होगा उतना ही हमारा क्या होगा, आर सी भी होगा। वही सेम प्रॉपर्टी बार बार लग रही, तो आर सी क्या हो गया 5 माइनस एक्स। इसको हम लोग नाम दे देते हैं सेकेंड, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं फर्स्ट। अब देखो इसको ज़रा रफ कर देते हैं पहले, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन बिल्कुल। तो देखिए क्या आएगा, जब हम लोग ए आर और सी आर को प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए सी। जो ए सी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं आ रहा है 13। अब हम लोग ए आर और सी आर की वैल्यू रखते हैं। ए आर की वैल्यू क्या है 12, इधर लाइन खींच लेते हैं, 12 माइनस एक्स, और सी आर की वैल्यू क्या है, आर सी सी आर बात वही है 5 माइनस एक्स।
तो ये क्या होगा 5 और ये मिलके हो जाएंगे 17 और ये हो जाएंगे -2x बराबर जो भी AR की वैल्यू थी 13। फिर 2x और बराबर कितना आ जाएगा जब ये माइनस होंगे 13 और 17, तो ये आएगा 4, ये माइनस का और ये भी कितने का आएगा माइनस का, क्योंकि 17 उधर जा रहा है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 2 से 4 कट के x की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास रेडियस निकल कर रखे आएगी वो क्या आएगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही रेडियस भी होगा ये, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं PQ BQ PO BQ ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती है। R बराबर कितना है यार 2। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, सॉलिड सिलेंडर की हाइट हमको दी गई है। ये एक सॉलिड सिलेंडर है, इसकी हमको हाइट दी गई है। क्या हाइट है इसकी 30 सेंटीमीटर। वहीं इसकी हमको रेडियस भी दी गई है, इसकी जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर। अब इस सिलेंडर में से क्या किया जा रहा है, कोन काटा जा रहा है जिसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर। तो आप खुद ही बताइए, देखिए इससे जब एक कोन काट दिया जाएगा तो इसका जो शेप होगा कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में हमारे पास क्या क्या रहेगा, आप लोग पहले तो फिगर देख के गैस करिए। देखिए टोटल सरफेस एरिया में हमारे पास रहेगा इस सिलेंडर का ये वाला एरिया जिसको कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है, ये जो नीचे का एरिया ये, और ये जो स्लैंट वाला एरिया है कोन का निकला हुआ वो। तो क्या क्या रहेगा, ये हमारे पास रहेगा इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, जो इसके नीचे सर्किल है उसका एरिया, और कोन का जो स्लैंट वाला एरिया है वो। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πRh प्लस नीचे जो सर्किल है उसका एरिया πr², और स्लैंट वाले का एरिया यानी कि जो कोन वाला है उसका तो वो होता है πRl। ये हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया, ये हो गया कोन का ये वाला हिस्सा πRl, ये दोनों मिलके हुए क्या 2πRh, और ये क्या हुआ πr²। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इधर वैल्यू रखते जाएंगे। 2 पाई की वैल्यू, देखिए तीनों से पाई कॉमन आ रहा है तो पाई कॉमन ले लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, और R भी सेम ही है तो ये हो गया 7। यहाँ पे H ये क्या है कोन, तो कोन की हाइट कितनी है 30। वहीं पे यहाँ पे पाई 22/7 इंटू R कितना है 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, और फिर प्लस यहाँ पे भी पाई 22/7, R कितना है 7 इंटू L कैसे कैलकुलेट करता है वो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। जो स्लैंट हाइट होती है कोन की, एक कोन बनाए अगर हम लोग, तो ये होता है स्लैंटनेस कोन का। L को फाइंड करने के लिए हमारे पास तरीका होता है रूट में R का स्क्वायर और H का स्क्वायर। तो इधर जो L की वैल्यू आएगी तो वो आएगी R का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस H का स्क्वायर, सॉरी प्लस, देखिए फॉर्मूले में प्लस लिखा यहाँ माइनस बोल रहे, हाइट का स्क्वायर, हाइट है 24 इंटू 24 कितना हो जाएगा 16, और 1 कैरी 96 8 4 ये बना 6 7 5 76, इसको ऐड करेंगे हम लोग तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 5 1 कैरी 8 2 1 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो L की वैल्यू आ गई क्या 25। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 25। अब देखिए सॉल्व इसको कर लेंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 22 और इंटू 7, ये सबसे कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, ये मल्टीप्लाई अंदर हुआ 60, 22 और 7 कॉमन हो गए, इधर अंदर बचा 7 प्लस 22 7 कॉमन हो गया, अंदर बचा 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 ये सब ऐड हो गए, जो भी बनाएंगे क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे 32 60 92, और ये हुआ 4 18, ये हुआ 4 18, 4 12 1 कैरी 10 1 कैरी 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 2024 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इसमें हम लोगों को क्या दिया गया है, एक कैनाल दी गई है। कैनाल मतलब होता है नहर, एक नहर दी गई है और उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो पहले तो देख लेते हैं एक नहर का शेप कैसा होता है। नहर कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। बोला जा रहा है ये जो कैनाल है ये 12 किलोमीटर प्रति आवर से चलती है। तो यहाँ पे हमको टाइम से कोई मतलब नहीं, हम लोग निकाल लेंगे कि 1 घंटे में 12 आवर चल रही है, मतलब ये वाली जो हिस्सा है इसका कैनाल का ये है 12, ठीक है, 12 किलोमीटर। फिर जो कैनाल की गहराई है वो क्या है, हाइट जो है कैनाल की वो है 6 मीटर, और वहीं जो ब्रेथ है मतलब जो चौड़ाई है वो क्या है, वो है 8 मीटर। तो ये हमको क्या दी गई है, लेंथ। देखिए इतना ही चलेगी तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी। 1 घंटे पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कि 1 घंटे में वो कितनी सिंचाई करेगी, तो उतना ही हमारे पास क्या हो जाएगी, लेंथ। अब बात आती है शेप कौन सा है। तो देखिए तीनों चीज़ें अलग अलग है। ये क्यूबॉइड है, ये कुछ ऐसा शेप है, आप लोगों ने क्यूबॉइड पढ़ा होगा ना। तो इसमें एल, बी और एच दिया गया है। तो इसका जो एल है वो 12 किलोमीटर हो जाएगा। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा 12,000, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग इसके निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 6 इंटू 8 इंटू 12,000। तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 48 12 0 0 0 48 इंटू 12। तो 12 8 ज़ा कितना होता है, 12 8 ज़ा होता है 96, 9 कैरी। 12 4 ज़ा कितना होता है, 12 4 ज़ा होता है 24, 48 में 9 जोड़े तो कितना आएगा, 57। तो ये आ गया हमारा क्या, इसका वॉल्यूम। अब पूछा जा रहा है कि ये 1 घंटे में कितनी सिंचाई करेगी, तो ये वॉल्यूम है। लेकिन ये देखिए कुछ इसमें क्या है, स्टैंडिंग वाटर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑफ कैनाल होता है, वॉल्यूम ऑफ कैनाल वो बराबर होता है वो एरिया इरिगेटेड इनटू हाइट, ठीक है। तो हम लोगों को एरिया इरिगेटेड निकालना है, तो एरिया इरिगेटेड इनटू हाइट, और हाइट कितनी दी गई है 0.05 मीटर। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। वॉल्यूम कैनाल का कितना है, ये है इतना। अगर इसमें से हम लोग क्या डिवाइड कर दें, 0.05 डिवाइड कर दें, तो हमको पता चल जाएगा इसने कितना एरिया इरिगेट किया। तो इसका आंसर आएगा 11520,000, ठीक है। और ये आंसर कितने में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। इतना एरिया इसने जो है वो इरिगेट किया। तो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो हम लोगों को एक कैनाल की लेंथ दी गई है, कितनी गहरी है कितनी चौड़ी है, तो ब्रेथ और हाइट तो निकाल लेंगे, लेकिन लेंथ कैसे निकालेंगे। 1 घंटे की बात हो रही है, 1 घंटे में 12 किलोमीटर चल रही, तो उतनी ही लेंथ लेनी, उतने में ही सिंचाई होगी। उससे फिर हम लोगों ने वॉल्यूम निकाला कि ये कैनाल में कितना सारा पानी भरा होगा, ठीक है। स्टैंडिंग वाटर मतलब जो भी थोड़ा बहुत स्टैंडिंग वाटर है वो एरिया इरिगेटेड करने के लिए स्टैंडिंग वाटर का डिवाइड कर देना है, और हमारे पास वो एरिया निकल आएगा जो सिंचाई करी है उसने, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड, तो ये हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट द एपी ऑफ द नंबर ऑफ द ट्रायंगल यूज इन द फिगर। एपी क्या होगी, इस नंबर की, जो फिगर में ट्रायंगल बने। तो पहले फिगर में कितने ट्रायंगल बने हैं, पहले फिगर में एक ये ट्रायंगल है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो पहले फिगर में 4 ट्रायंगल हैं, दूसरे फिगर में 7 ट्रायंगल्स हैं, सॉरी 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स हैं। तो दूसरे फिगर में 6 ट्रायंगल है, और ऐसे ही इस फिगर में 8 ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसके लिए एपी क्या हो जाएगी, 4 6 8 और आगे ऐसे चलती चली जाएगी। राइट द एपी, ऑल्सो राइट द एन टर्म का फॉर्मूला। तो ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए क्या होता है, पहला टर्म इधर क्या है 4, और एन क्या फॉर्मूला ही लिखना है, तो एन ही रहेगा। और डी क्या होता है, जब इसको इसमें से माइनस कर देते तो 6 को 4 में से माइनस करेंगे 2। ये हो गया हमारा पहला आंसर, ये होगा इसका एन टर्म का फॉर्मूला। दूसरा क्वेश्चन क्या है,
कौन से फिगर में 61 मैच स्टिक होंगी? तो पहले फिगर में कितनी मैच स्टिक है? 1 2 3 4 5 6। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हम कैसे काउंट कर रहे हैं तो 1 मिनट रुकिएगा, कलर चेंज करके आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहले वाले में कितनी है? 12, गिन लीजिए। दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। और इसके बाद वाले में कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। यानी आप लोग देख सकते हैं सब में 7 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी एपी। पूछा जा रहा है कौन सा टर्म यहाँ पे 61 आएगा। तो हम लोगों को ए एन की वैल्यू दी गई है 61। अब हम लोग निकाल लेते हैं एन की वैल्यू कौन से टर्म पे आएगी। जैसे ये पहले टर्म पे आएगी, दूसरे टर्म पे आएगी, थर्ड टर्म पे आएगी, और या फिर कौन से एन टर्म में अभी हम लोग मान लेते आ रही है। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D। ए एन की वैल्यू 61 दी गई है, ए है पहला टर्म है 12, और एन तो पता ही नहीं है, एन ही तो निकालना है कौन सा टर्म पे आ रही है। और डी कितना है? हर बार कितने का डिफरेंस आ रहा है? 7 का। तो ये उधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? 949। और ये हो गया n माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से ये कट गया, 7 7 जा 49। तो n माइनस 1 बराबर 7 और n बराबर कितना आ जाएगा? 8। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इसका आंसर आएगा 8, कि 8th टर्म जो होगा उसमें जो वैल्यू मिलेगी वो 16, मतलब जो 8वां फिगर आएगा उसमें जो तीलियाँ लगी होंगी वो 61 तीलियाँ लगी होंगी। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। देखिए, गादीसार लेक इन अ जैसलमेर डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, इट वॉज बिल्ड एट द किंग ऑफ जैसलमेर। ठीक है, इन सब से मतलब नहीं हम लोगों को देखना गया है। यहाँ पे बी पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे ये ए पॉइंट दिया गया है, ध्यान समझिएगा बिल्कुल क्वेश्चन, और ये पॉइंट दिया गया है सी। अब क्या है, बोला जा रहा है कि ए पे कोई आदमी खड़ा है, इधर बना देते हैं तो ज़्यादा आपको सही लगेगा। ए पे कोई आदमी खड़ा है, वो बी पॉइंट को देख रहा है, जो उसका एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री का बन रहा है। और वही आदमी जब नीचे सी पॉइंट को देख रहा है, ठीक है, तो उसका जो एंगल है वो बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, जो हमारा छतरी है उसकी हाइट दी गई है 10, लेकिन आप देखो पूरे एज के नीचे वाले लेवल पे भी ये छतरी का पार्ट है, तो इसका मतलब यहाँ तक कुछ ये छतरी का पार्ट है 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर सॉरी, ये कुछ पार्ट है। और वहीं पे ये जब वाला कुछ पार्ट है ये इसका रिफ्लेक्शन है, तो जो भाई उसकी छतरी की हाइट होगी वही इसका रिफ्लेक्शन भी होगा 10। ठीक है, हम लोगों को निकालना है, ये देखिए ये वो जगह है, आप इसको वो जगह मानिए जहाँ पे पानी और ज़मीन अलग अलग है। ठीक है, मतलब पानी ये वाली पॉइंट, ये वो जगह है। हम लोगों को ये वाली हाइट फाइंड करनी है, ये वाली हाइट फाइंड करनी है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं। हम लोगों ने मान लिया ये डी है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट डी है। तो जो नीचे वाला पॉइंट है वो कितना हो जाएगा? इसको हम लोग मान लेते हैं ये 10 माइनस डी है। ठीक है, ये पूरा 10 है। देखो इधर अगर हम लोग नाम दें, ये बी पॉइंट है, इसको ओ नाम दे देते हैं, इसको पी नाम दे देते हैं। तो जो बी पी है वो 10 है, और जो ओ पी है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 10 माइनस डी, क्योंकि जो बी ओ है वो कितना हम लोगों ने माना है? डी, ये हम लोगों ने लेट किया है। अच्छा आप लोग देखो, जितना बी ओ है उतना ही ओ ए भी होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये ट्रायंगल एक ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें ये अगर 90 डिग्री का हो गया, एंगल ओ जो है वो 90 डिग्री का हो गया, तो ए दिया गया है 45 का और बी भी कितना हो जाएगा? 45।
तो सेम एंगल के सामने वाले जो साइड्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, इसीलिए ओ ए बराबर क्या हो जाएगा ओ बी, यानी कि ये भी क्या हो जाएंगे डी। तो इतनी बात समझ में आ गई कि ये हो गया डी, ये भी क्या हो जाएगा डी। अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल में। कौन से वाले ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो एंगल ओ जो है वो है 90 डिग्री का, और एंगल ए जो है वो है 60 डिग्री का, ठीक है। तो एंगल सी जो है वो कितने डिग्री का हो जाएगा? 180 से अगर माइनस करेंगे तो 30 डिग्री का। tan 30 बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो एंगल के सामने क्या है? ए ओ। और दूसरा वाला क्या होता है? ओ सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका बेस। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। ए ओ की वैल्यू कितनी है? डी। और ओ सी की वैल्यू कितनी है? ओ सी की वैल्यू देखिए, ओ सी जो है वो है, इधर हम किनारे आपको करके बता देते हैं। ओ सी जो है वो बराबर है सी पी और पी ओ के। सी पी और पी ओ को जब ऐड करते हैं तब हमको ओ सी मिलता है। सी पी यू की वैल्यू 10 है ना, और जो पी ओ है उसकी वैल्यू कितनी है? देखिए यहाँ पे भी हम लोगों ने लिखी थी, ये देखिए पी ओ या ओ पी, इसकी वैल्यू है 10 माइनस डी, इसकी वैल्यू है 10 माइनस डी। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस डी, ठीक है। तो ओ सी की वैल्यू कितनी हो गई? 20 माइनस डी। अब इधर से बस कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, इधर से हम लोगों ने डी की वैल्यू निकाली 20 माइनस डी, और ये हो गया √3 डी, और 20, ये डी उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा √3 डी प्लस डी, यहाँ डी हो गया कॉमन, तो ये आ गया डी की वैल्यू 20/√3 प्लस डी। अब क्या करना है हम लोगों को? ये √3 + 1 है, इसका हम लोगों को मल्टीप्लाई करा लेते हैं ऊपर नीचे, तो जाएगा 20 ऊपर √3 - 1 का मल्टीप्लाई √3 - 1, और नीचे भी √3 - 1, तो a + b a - b का फॉर्मूला लगेगा, और ये बन जाएंगे 3 - 1 बराबर d। ये हो गया 20 √3 - 1/2, ये हो गई d की वैल्यू। 2 से 20 कैंसिल हो गया, ये बचा 10 √3 - d, ठीक है। अब h और d में एक रिलेशन है, पता है ना आपको? ये जो OP निकालना था हम लोगों को, OP बराबर क्या है? OP बराबर क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है 10 - d, तो लिख देते हैं 10 - d। ये आया हमारी क्या वैल्यू? d की। 10 से इसको माइनस कर देंगे, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस किया ना, 10 - d किया, d की वैल्यू रखेंगे तो आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इधर लिख देते किनारे, 10 + 10 20 माइनस 10 √3, तो √3 की वैल्यू पता है 1.732, 20 माइनस 10 1.732, तो 17.32, यानी इसका जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों को माइनस करके आएगी। 20 में से जो 17.32 जाएगा, तो आंसर आपका आएगा 2.68। ये हो गया आपका आंसर। कितने में क्वेश्चन चल रहा है? क्वेश्चन चल रहा है, क्या चल रहा है? मीटर में, तो मीटर। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया हमारे पास 2.68। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दें, और नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो रिपीट करके देख लें। बहुत ईजी क्वेश्चन था, एक रिकैप दे दे रहे। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। ये हाइट है वो जिसको हम लोगों ने क्या माना है यहाँ पे P, और इस हाइट को O मान लिया है, तो यही हाइट OP की हाइट हम लोगों को निकालनी है, और पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।